किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं में पैदावार बढ़ाने के कुछ तरीके बताने वाले हैं। यहाँ पे हम कुल मिला के 10 तरीके बताएंगे। ये 10 तरीके अपना के किसान साथी गेहूं की फसल में अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, SRG किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएँ। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर है लेकिन मैंने सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है कि आप गेहूँ में अच्छी ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, गेहूँ में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, लंबी मोटी बालियां कैसे ले सकते हैं। तो शुरुआत से अंत तक क्या क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। अच्छी पैदावार के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं गेहूँ में अच्छी पैदावार पाना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात, समय पे बुआई। समय पे बुआई करेंगे तभी भी कोई किस्म आपको अच्छा पैदावार दे पाएगी। समय पे बुआई नहीं करेंगे तो कोई भी किस्म आपको अच्छा पैदावार नहीं दे पाएगी। तो जो अगेती किस्में हम लगाते हैं 20 अक्टूबर से लगभग नवंबर के प्रथम सप्ताह तक, मान के चलिए 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अगेती किस्मों की बुआई की जाती है। कुछ किस्में हम 25 अक्टूबर से लगाते हैं और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक लगाते हैं। तो एवरेज मान के चलिए 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपको अगेती किस्मों की बुआई अवश्य करनी है। उसके बाद में आप 5 नवंबर से आप 25 नवंबर तक जो समय पर बुआई की जाती है वो किस्में लगाइएगा। उसके बाद में पिछेती। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा ज़्यादा पैदावार मिले तो हमेशा अगेती किस्मों का चयन करिएगा। वो किस्में आपकी अच्छी और ज़्यादा पैदावार देती हैं क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा समय मिलता है जिससे वो अच्छी पैदावार आपके वहाँ पे दे सकें। इसके साथ साथ किस्मों के चयन पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। नंबर 2 पे हमने रखा है किस्म का चयन। अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको किस्मों का चयन करना है। जो किस्में आपके इलाके में अच्छी ज़्यादा पैदावार देती हों उन्हीं किस्मों का चयन करिएगा। कुछ किस्में कहीं पे लगाई जाती हैं, कुछ किस्में कहीं पे नहीं लगाई जाती हैं। तो इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि जो किस्में जहाँ पे लगाने योग्य हैं केवल उनको वहीं पे लगाना है। ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगा सकते हैं लेकिन वहीं पे हम झांसी डिवीज़न में भी इसको नहीं लगा सकते हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। यानी इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में या फिर झांसी डिवीज़न में भी नहीं लगा सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किस्मों की खरीदारी करते समय भी आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल बाजार में नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही हैं। आप न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, आज वहाँ पे छापा पड़ा, वहाँ पे इतनी मात्रा में, भारी मात्रा में यूरिया, DAP नकली बरामद हुई है, नकली बीज बरामद हुए हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है। अच्छी प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करनी चाहिए। किस्म जो आपकी खादें होती हैं उसकी, यदि खाद हो, बीज हो, दवाएँ हो, कोई भी खेत वाले संबंधित सामान हो, आपको अच्छी जगह से ही खरीदने हैं। सही जानकारी आपको होनी चाहिए कहाँ पर अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात, जब आप गेहूं की बुआई करने वाले हों उससे पहले आपको एक काम अवश्य करना है, खेत को बराबर करवा लीजिए। अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके तो सबसे अहम काम आपको यही करना है, खेत को समतल करवाना है। समतल खेत रहता है तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप थोड़ा सा भी पानी लगाना चाहते हैं, एक किनारे आपने पाइप रख दिया, पूरे खेत में पानी पहुँच गया। लेकिन वही खेत अगर ऊँचा नीचा रहता है तो मान लीजिए आप हल्की सिंचाई करना चाहते हैं तो वो तो संभव ही नहीं है। कई जगह पर पानी पहुँचेगा, कई जगह पर पानी भर जाएगा, कई जगह पर पानी पहुँचेगा ही नहीं। तो जहाँ पे भर जाएगा वहाँ पे फसल पीली हो जाएगी जिससे फ़ायदे की जगह आपका नुकसान हो जाएगा। तो खेत को समतल कराना बहुत ज़रूरी है। बिना खेत समतल करवाए आपको गेहूं की बुआई नहीं करनी चाहिए। मजबूरी में भले आप कर लीजिए लेकिन अगले साल से आपको फिर से ध्यान देना है, खेत को समतल, खेत को लेबल अवश्य करवा लीजिए। इस साल भी अगर आपके पास समय है तो ये आप करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, थोड़े पैसे में भी आप अच्छे से ये कर सकते हैं। आजकल गाँव देहात में भी बहुत सारी मशीनें, लेबल वाली मशीनें आ गई हैं, उसको लेके आप आसानी से करवा सकते हैं। एक बार करवाएंगे, बार बार आपको नहीं करवाना है, केवल एक बार ही आपको करवाना है, इसके बाद में आपको नहीं करवाना होता है। तो आपको खेत को समतल अवश्य कराना चाहिए जिससे आपके संपूर्ण खेत में एक समान सिंचाई हो सके, एक समान सारी चीज़ें आप डाल सकें। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई भी आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, सामान्यतः गेहूं की फसल में 4 से लेकर 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो आपकी भारी मिट्टी होती है, भारी भूमि होती है, वहाँ पे 4 सिंचाई में भी काम चल जाता है। जो हल्की मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे 5 से लेकर 6 सिंचाई भी आपको करनी पड़ सकती है। तो हमेशा यहाँ पे हम 2 अवस्थाएं आपको बताते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली अवस्था होती है जड़ अवस्था, यानी क्राउन अवस्था जिसको हम बोलते हैं। इस समय आपको सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ये अवस्था होती है किसान साथियों जब आपके गेहूं की फसल 20 दिन से 25 दिन की होती है। इस समय आपकी जड़ों का विकास हो रहा होता है। तो इस समय अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो जड़ें सही से विकसित नहीं होती हैं जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। दूसरी अवस्था होती है बालियाँ निकलने वाली अवस्था। तो बालियाँ निकलने से पहले सिंचाई अवश्य करना चाहिए जिससे नमी की कमी ना हो। अगर बालियाँ आने से पहले नमी की कमी हो जाती है, बालियाँ छोटी रह जाती हैं, बालियों में दाने आपके काफ़ी पतले रह जाते
जाते हैं, सिकुड़े रह जाते हैं, उत्पादन में सीधा कमी आती है। तो 2 अवस्थाओं में आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, जब आप गेहूँ की पहली सिंचाई कराते हैं तो पहली और अंतिम सिंचाई आपको हमेशा हल्की ही करनी होती है। पहली सिंचाई अगर आप बहुत ज़्यादा भारी कर देंगे, बहुत ज़्यादा भराव कर देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी भरेंगे फसल आपकी पीली हो जाएगी। अगर फसल पीली हो जाती है तो हमें नुकसान का जो है वो उठाना पड़ता है, नुकसान हमारी फसल को हो जाता है। और जब शुरुआती अवस्था में ही हमारी फसलें पीली हो जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो पीलापन है वो हम किसी भी तरह से दूर नहीं कर सकते। वो पीलापन अंत तक हमारे उत्पादन में फ़र्क देखने को मिल जाता है, उत्पादन में कमी आती है। तो इसलिए आपको पहली और अंतिम सिंचाई आपको क्यों हल्की करनी है? अंतिम सिंचाई हल्की इसलिए करनी है क्योंकि उस समय बालियाँ निकल आती हैं और बालियाँ निकलने के बाद हमारी जो पौधे हैं उस पर तनाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, भार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी भी हवा चली नहीं कि आपकी फसल गिर गई। जो हल्की मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पर तो ये ज़्यादा समस्या देखी जाती है। तो इतना पानी मत भरिए कि काफ़ी लंबे समय तक आपके खेत में पानी भरा रहे। हमेशा कोशिश करिए हवा बंद होने के बाद ही शाम को आपको सिंचाई करनी चाहिए, वो सबसे बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं बीज उपचार, यानी आपको गेहूँ के बीज को उपचारित करना, उसके बाद में बुआई करनी है। बीज को उपचारित करने से आप पहले से ही बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए आपको शुरुआती अवस्था में ही ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है। बीज को उपचारित कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए एक दवा आती है बीटावैक्स। बीटावैक्स में कार्बोक्सिन पाया जाता है, तो इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको यूज़ करना होता है। या फिर आप टेबुकोनाजोल ले सकते हैं। टेबुकोनाजोल की 1 ml मात्रा प्रति 1 kg बीज की दर से किसान साथी उपचारित कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। इसके साथ साथ दीमक से बचाव के लिए भी आपको ध्यान देना है। दीमक का अटैक अगर आपके वहाँ पे होता है या फिर नहीं भी होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं, मान लीजिए हो गया, तो आपके दाने शुरुआती अवस्था में खा लेगा, जिससे आपके पौधे का जमाव ही नहीं हो पाएगा। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पौधे कम रह जाएंगे, उत्पादन में कमी आएगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था में जब आप बीज को उपचारित कर रहे होते हैं उस समय आपको इमिडाक्लोपीड जो आती है, इमिडाक्लोपीड की 2 ml मात्रा प्रति kg बीज के हिसाब से आपको यूज़ करना है। 1 kg बीज में आपको 2 ml मात्रा इमिडाक्लोपीड डालना है। या फिर आप क्लोरोपाइरीफास भी ले सकते हैं, 20% वाला क्लोरोपाइरीफास 4 ml प्रति kg बीज के हिसाब से यूज़ करना है। या फिर आप थायोमेथाक्सम भी ले सकते हैं। थायोमेथाक्सम 2 तरह से आता है, एक आता है दानेदार, एक आता है लिक्विड में। तो लिक्विड वाला अगर आप देते हैं तो 2 ml आपको लेना है प्रति kg बीज के हिसाब से। दानेदार वाला अगर आप देते हैं तो 2 ग्राम देना है प्रति kg बीज के हिसाब से आपको यूज़ करना है। अच्छे से लाभ मिलने वाला है आपको। इसके साथ साथ किसान साथियों खाद का भी प्रयोग करिएगा। सही समय पर खादों के इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है। खाद अगर आप बहुत देर में डालते हैं, समय पे नहीं डालते हैं तो नुकसान होता है। तो अच्छे से आपको समय पे खादें डालनी होती हैं। अब हम किसान भाइयों जानते हैं सागरिका के बारे में। सागरिका के इस्तेमाल से कल्लों का विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, आपकी फसल में हरियाली आती है, नई जान आती है। जो भी तत्व आप मिट्टी में डालते हैं आपके पौधे उसको अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से हो शुरुआती अवस्था में ही, तो सागरिका का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है जो आपके पौधे के विकास में हेल्प करता है, मदद करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है दानेदार, एक आती है लिक्विड। तो सागरिका दानेदार में अगर आप यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से सागरिका गोल्ड को आपको यूज़ करना है। सागरिका Z++ भी आता है, लेकिन उसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड नहीं पाया जाता है। तो 150 रुपये के चक्कर में आपको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। इसकी जगह पे आपको सागरिका जो गोल्ड आता है इसका प्रयोग करना है। सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड भी पाया जाता है, जो आपके पौधे की जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करता है, मिट्टी में सुधार करता है, अच्छे से ग्रोथ लाता है। तो सागरिका दानेदार आपको 2 बार यूज़ करना होता है। पहली बार आपको गेहूं की बुआई के समय, दोबारा से 30 दिन के बाद। तो गेहूं की बुआई के समय जो आप खादें डालते हैं उसी खाद में मिला के आप इसका इस्तेमाल कर दीजिएगा। उसके बाद में 30 दिन के बाद, यानी जब आप पहले सिंचाई करते हैं उसके बाद में आपको लगभग 4-5 दिन के बाद में 30 दिन की अवस्था तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। तब बेहतर लाभ आपको मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक बढ़वार होगा, अधिक फुटाव होगा, जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, आपकी फसल हरी रहेगी, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिल पाएगा। सागरिका जो है एक लिक्विड भी आती है, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं। और सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल तभी करना है जब आपने सागरिका दानेदार का प्रयोग ना किया हो। तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको 2 बार करना है मेरे हिसाब से। वैसे तो 3 बार किया जाता है, 2 बार करिएगा तभी अच्छे से लाभ मिलेगा। पहली बार जब आप पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद में दोबारा से आपको बालियाँ आने से पहले हर बार आपको 250 से 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालना है। नंबर 8 पे यहाँ पे हमने रखा है NPK। NPK में आपको 2 तरह के NPK यूज़ करने हैं, ज़्यादा NPK यूज़ नहीं करना है। पहला NPK आपको देना है 19-19-19 जो कि आपको पहली सिंचाई के बाद देना है, और दूसरा NPK आपको देना है 052-34 जिसका इस्तेमाल आपको
गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले कर देना चाहिए। तो 0-34 बालियां आने से पहले और 19-19-19 आपको लगभग 25 से 30 दिन 35 दिन पे स्प्रे करना है, तब बेहतर लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ में बोरोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 पे हमने बोरोन रखा है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल बालियां आने से पहले करना होता है। जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करें तो उस समय आप बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोरोन 20% की आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा यूज़ करनी है। इसके साथ में आप सागरिका का भी इस्तेमाल कर दीजिएगा। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो सागरिका लिक्विड भी आप बाली आने से पहले लगभग 250 से 300 ml डाल सकते हैं। और जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं उसी समय आप जो सागरिका लिक्विड डालते हैं इसकी भी 250 से 300 ml मात्रा डाल सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। इसके साथ साथ नंबर 10 पे हमने रखा है देखभाल। सही समय पे देखभाल करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा आपके खेत को, आपकी फसल को आखिर चाहिए क्या। पानी चाहिए, खाद चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, कोई बीमारी कोई रोग लग गया हो तो शुरुआती लक्षण आपको पहचानना है, उसके साथ साथ उसका उपचार भी कर देना है, जिससे आपकी जो लागत है वो कम आएगी, आपकी दवाओं का खर्चा कम आएगा, आपकी बचत होगी, आपको अधिक उत्पादन मिल पाएगा, आपकी आय दोगुनी हो पाएगी। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।